हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, जहां भी गिरे जब भी गिरे सहेज लें बारिश की हर बूंद। आज है हमारा यानी कि आज विश्व जल दिवस है, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस दिन जो केन और बेतवा नदी को जोड़कर इस विश्व जल दिवस को भारत के लिए यादगार बनाने की जो प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है, उसके तहत ही इस न्यूज़ को लिया गया है। और इसमें जो प्रधानमंत्री एक शुरुआत कर रहे हैं एक अभियान की, जिसका नाम है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। इसमें बारिश का पानी है उसको संचित करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। किस तरीके से आगे उसको संचित किया जाएगा, जल की कमी को पूरा किया जाएगा, वो इस पूरी न्यूज़ में बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जल शक्ति अभियान कैच द रेन यानी वर्षा जल संचयन अभियान की शुरुआत करेंगे। विश्व जल दिवस यानी 22 मार्च से लेकर 30 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में बारिश के पानी को सहेजने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रधानमंत्री के मुताबिक जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम के तहत वर्षा जल संचयन अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा। इसका नारा होगा, जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी जमा करें। अभियान को गांव-गांव में जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा, ताकि बारिश के पानी का संचयन सुनिश्चित हो सके और भूजल स्तर की स्थिति बेहतर हो। प्रधानमंत्री अभियान की शुरुआत करने के बाद चुनावी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों की बैठक होगी और वर्षा जल संचयन के बारे में चर्चा होगी। ग्राम सभाओं में जल शपथ कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। अब यह अभियान चलाया कैसे जाएगा, देखिए इसमें बताया गया है कि अभियान के तहत सरकारों जो सरकारी संस्थाएं हैं और समाज को चेक डैम, वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स, रूफटॉप वर्षा जल संग्रहण प्रणाली आदि लगाने, तालाबों सहित तमाम जल स्रोतों के अतिक्रमण हटाने और उनकी स्थिति दुरुस्त करने का काम होगा, ताकि ज़्यादा मात्रा में और अधिक समय में जल संग्रह हो सके। बारिश का पानी लाने वाले चैनलों की राह में बाधाएं हटाई जाएंगी। खराब पड़े बोरवेल्स और सूख चुके कुओं को दुरुस्त किया जाएगा। अभियान से जुड़ी गतिविधियों के लिए सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में रेन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का मोबाइल नंबर लोगों से साझा किया जाएगा। हर केंद्र पर वर्षा जल संग्रह प्रणाली का एक विशेष अभियान होगा। सभी शहरों के सभी भवनों के छतों पर RWH यानी कि वर्षा जल संग्रहण प्रणाली स्थापित की जाएगी। इससे शहरी क्षेत्रों का भूजल स्तर बढ़ेगा और सड़कों पर जल भराव की समस्या से छुटकारा मिलेगा। जिलों में सभी तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। तालाबों को रेवेन्यू रिकॉर्ड से पहचाना जाएगा। सभी जिलाधिकारियों के साथ बड़ी शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्रीय पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारियों से अभियान में मदद ली जाएगी, जिनके पास बसावट वाली जमीनें हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अब मात्र 10 ग्राम सोना जमा करके भी कमाएं ब्याज। पहले ये जो स्कीम थी वो 30 ग्राम सोने पर लागू थी, यानी जो 30 ग्राम जमा करते थे उन्हें ही ब्याज दिया जाता था, सर्टिफिकेट दिया जाता था। अब उसको घटाकर 10 ग्राम कर दिया गया है। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में सोना नहीं है और आप उसे ब्याज के लिए बैंक में जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने सोना जमा करने की योजना यानी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में बदलाव किया है। इसके मुताबिक अब आप मात्र 10 ग्राम सोना भी बैंक में जमा कर उस पर ब्याज कमा सकते हैं। पहले न्यूनतम 30 ग्राम सोना जमा करना पड़ता था। यही नहीं, सोना जमा करने पर बैंक से मिले सर्टिफिकेट को आप दूसरे को हस्तांतरित या बेच भी सकते हैं। इस सर्टिफिकेट पर बैंकों से आपको कर्ज मिल सकता है। अब तक GDS यानी कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के तहत एक बार में कम से कम 30 ग्राम सोना जमा करना पड़ता था। नियम में संशोधन के बाद इस स्कीम को घटाकर 10 ग्राम कर दिया गया है। जमा करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। वहीं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जमा किए गए सोने के बदले बैंक अब जमाकर्ता को लोन भी दे सकेंगे। इस बारे में अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। सोने की ईंटें, गहने और सिक्के
ही जीडीएस के रूप में जमा किए जा सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि खाद्य पदार्थों के निर्यात को $1 अरब के ऑर्डर की उम्मीद। खाद्य पदार्थों के निर्यात प्रोत्साहन के लिए आयोजित इंडस फूड फेयर में 52 देशों के 750 से अधिक खरीदारों ने शिरकत की। इन खरीदारों से भारतीय खाद्य व पेय पदार्थ निर्यातकों को करीब $1 अरब के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। सबसे अधिक हिस्सेदारी खाड़ी और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स देशों की रही। यूरोप और अमेरिका में भी बड़ी संख्या में खरीदारों ने हिस्सा लिया। खाड़ी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन क्षेत्र में 150 से ज़्यादा और CIS से 100 से ज़्यादा खरीदारों ने शिरकत करी है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी TPCI की तरफ से 20 और 21 मार्च को आयोजित हुए इंडस फूड मेले में MSME राज्य मंत्री प्रताप चंद्र संघड़ी ने कहा कि मेले में इतनी संख्या में विदेशी खरीदारों की भागीदारी दिखाती है कि महामारी के दबाव से बाहर निकलते हुए कोरोना कारोबार तेजी से सामान्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी भारतीय खाद्य पदार्थों के निर्यात ने बेहतर प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चालू वित्त वर्ष में सोने का आयात 3.3% घटा है। सोने का आयात चालू वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 के पहले 11 महीने यानी अप्रैल से फरवरी में 3.3% घटकर $26.11 अरब रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में सोने का आयात $27 अरब रहा। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। देश में चालू खाता घाटा पर सोने के आयात का व्यापक असर पड़ता है। आंकड़ों के अनुसार सोने के आयात में कमी से देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले यानी 11 माह में व्यापार घाटा $84.62 अरब रह गया, जो साल भर पहले $151.37 अरब रहा था। हालांकि फरवरी में सोने का आयात बढ़कर $5.3 अरब पर पहुंच गया, जो साल भर पहले $2.36 अरब था। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 में रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 33.86% घटकर $22.40 अरब रह गया। अप्रैल से फरवरी के दौरान चांदी का आयात भी 70.3% से घटकर $78.3 करोड़ पर आ गया है। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है आधी अधूरी स्वीकारोक्ति और यह आर्टिकल लिखा है लोकतांत्रिक विषयों के जानकार सूर्य प्रकाश द्वारा। ये आर्टिकल बेसिकली लिखा गया है जिस पर उस टॉपिक पर जब राहुल गांधी ने बोला था यानी कहीं ना कहीं स्वीकार किया था कि जो आपातकाल लगाया गया था वो इंदिरा गांधी सरकार की सबसे बड़ी भूल थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने हाल ही में यह स्वीकार किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल गलत था। बहुत समय बाद और आधे अधूरे मन से की गई यह स्वीकारोक्ति भी आपातकाल और उससे जुड़े काले कारनामों की कालिख को साफ नहीं कर पाएगी। एक अमेरिकी विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ राहुल गांधी ने हालिया संवाद के दौरान आपातकाल को लेकर की गई उनकी टिप्पणियों की गहराई से पड़ताल आवश्यक है, क्योंकि उसमें स्वाभाविक रूप से आपातकाल के प्रभाव को कमतर बताने का प्रयास हुआ है। उन्होंने दावा किया कि आपातकाल गलत जरूर था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का कोई प्रयास नहीं किया। अगर इस पूरे हम घटनाक्रम को देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के लोकसभा निर्वाचन को न केवल अवैध घोषित किया बल्कि उन पर चुनाव लड़ने के लिए 6 वर्ष का प्रतिबंध भी लगा दिया। इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से रियायत की उम्मीद थी, लेकिन वहां भी उन्हें मामूली राहत मिली। वहीं वह लोकतांत्रिक संस्थानों और परंपराओं को ताक पर रखकर अपनी सत्ता कायम रखने पर अड़ी थीं। इसके लिए उन्होंने संविधान के उस अनुच्छेद 352 का सहारा लेने से भी गुरेज नहीं किया, जो सरकार को किसी आंतरिक अस्थिरता की स्थिति में आपातकाल लगाने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार 25 जून 1975 को रात को उन्होंने आपातकाल लगाने का फैसला किया। इस प्रस्ताव पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना झिझक हस्ताक्षर कर दिए।
इसके बाद इंदिरा सरकार ने लोकतंत्र के प्रत्येक स्तंभ को कमजोर करना आरंभ कर दिया। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति कार्यालय से हुई। अहमद तो रबर स्टैंप राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध ही थे। उस काल में संसद भी पूरी तरह शिथिल रही। उसने संविधान की आत्मा पर प्रहार करने वाले कुछ संशोधनों को पारित किया। उन्होंने 42वां संशोधन सबसे शर्मनाक था, जिसे न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने के उद्देश्य से मूर्त रूप दिया गया। प्रेस को भी आपातकाल की तपिश झेलनी पड़ी थी। आपातकाल लगाए जाने वाली रात को अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ताकि लोग अगले दिन आपातकाल की खबर ना पढ़ सकें। प्रेस परिषद भंग कर दी गई थी। तमाम स्वतंत्र पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। वे प्रताड़ना के शिकार बने। राजनीतिक विरोधियों को मीसा के तहत केंद्र में कैद में रखा हुआ था। उनका मामला देखने के लिए नवीन चावला को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। आपातकाल की जांच के लिए गठित शाह आयोग ने चावला को एक तानाशाह और निर्दयी अधिकारी करार देते हुए उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य बताया था। जो राहुल गांधी यह राग अलाप रहे हैं कि उनकी पार्टी संस्थानों पर कब्जा करना नहीं जानती, उनकी पार्टी की सरकार के दौरान वही चावला न केवल कई अहम पदों पर रहे बल्कि उन्हें देश का मुख्य चुनाव आयुक्त तक बनाया गया। संस्थानों पर काबिज होने से जुड़ी सरकार की तथाकथित अक्षमता को उजागर करने की सबसे उम्दा मिसाल और कोई नहीं हो सकती। ऐसे में राहुल के बयान कहाँ टिकते हैं? उनकी पार्टी संस्थानों के स्वरूप को बिगाड़ने की तिगड़ में नहीं जानती। नेक्स्ट आर्टिकल है याद रहे गोवा की मुक्ति का संघर्ष, और यह आर्टिकल लिखा है जदयू में यानी जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव केसी त्यागी द्वारा। केंद्रीय बजट में गोवा मुक्ति आंदोलन की स्मृतियों को जीवित एवं समृद्ध बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। गोवा मुक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि और संघर्ष गाथा सर्वथा भिन्न है। राज्य सरकार गोवा मुक्ति के 60 वर्ष पर भव्य आयोजन समारोह करने की योजना बना रही है, लेकिन स्थानीय चुनावों के चलते आचार संहिता लगने पर एवं कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका की वजह से कोई बड़ा आयोजन नहीं हो पाएगा। 23 मार्च को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन है, लिहाजा उनके नाम से निर्मित लोहिया मैदान में एक कार्यक्रम है। डॉक्टर लोहिया स्वयं अपना जन्मदिन मनाने से परहेज करते थे, क्योंकि इसी दिन सरदार भगत सिंह एवं उनके साथियों को शहीद किया गया था, यानी फांसी पर लटकाया गया था, जिसको वे अपने जन्म समारोह से बड़ी घटना स्वीकार करते थे। इतिहास गवाह है कि गोवा आज़ादी के प्रेरणादायक प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर लोहिया थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर समाजवादियों की बड़ी संख्या थी, जिससे डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता, यूसुफ मेहर अली आदि प्रमुख थे। 1942 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आई शून्यता को उन्होंने आंदोलन से भरने का काम किया। डॉक्टर लोहिया 1946 में लाहौर जेल से रिहा होकर देश भर में भ्रमण कर आंदोलन को अंतिम रूप देने में लगे थे। उन्होंने लाहौर जेल में भयंकर यातनाएं दी गई थीं। वह आराम की खोज में गोवा के अपने पुराने मित्र डॉक्टर जूलियो मेनेजिस के पास पहुंचे। वहां उनसे पणजी के कोने कोने में से आए लोग उनसे मिले। सभी ने अपने अनुभवों को डॉक्टर लोहिया के सामने रखा कि किस प्रकार पुर्तगाली अंग्रेजी शासकों से भी बदतर बर्ताव कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने 15 जून 1946 को एक सभा बुलाने का निश्चय किया। पणजी के सभागार में डॉक्टर लोहिया ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया। 18 जून से आंदोलन शुरू करने की योजना बन गई। सभा स्थल पर करीब 20,000 लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। लोहिया भाषण देने के लिए खड़े हुए तो प्रशासक मिराडा रिवॉल्वर लेकर खड़े हो गए। डॉक्टर लोहिया ने उसको हटाया तो जनता ने पहली बार विदेशी शासक के साथ ऐसा व्यवहार का अनुभव किया। फिर डॉक्टर लोहिया और उनके मित्र डॉक्टर जूलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे देख जनता उत्तेजित हो गई। हजारों लोगों का जमघट पुलिस स्टेशन को घेर चुका था। 19 तारीख को उमड़े जन सैलाब के चलते दोनों को रिहा कर दिया गया और गोवा में भी भारत की तर्ज पर आज़ादी के नारे गूंजने लगे। गांधी जी ने लोहिया के आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया, लेकिन पंडित नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय छवि के कारण दूरी बनाए रखी। अंततः निरंतर आंदोलन और लाखों सत्याग्रहियों के आगे भारत सरकार को भी विवश होकर सैनिक कार्रवाई कर गोवा को मुक्त कराना पड़ा। 23 मार्च को डॉक्टर लोहिया की स्मृति को जीवित रखने का यह प्रशंसनीय प्रयास है।
नेक्स्ट है कि बदनामी के दाग। मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाए गए परमवीर सिंह की इस आशय की चिट्ठी सनसनीखेज ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार को शर्मसार करने वाली भी है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख जिलेटिन कांड में गिरफ्तार सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन बजवे से 100 करोड़ रुपए मासिक मांग रहे थे। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हर माह 100 करोड़ रुपए की उगाही शुरू हो गई थी या नहीं, और यह रकम केवल गृह मंत्री तक पहुंचती थी या उसके और भी हिस्सेदार थे। हो सकता है कि ऐसे सवालों का जवाब कभी सामने ना आए, लेकिन यह संदेह तो गहरा ही है कि महाराष्ट्र में तो ऐसे कई सचिन वजह होंगे। परमवीर सिंह की चिट्ठी ने उस दौर की याद ताज़ा करा दी जब मुंबई उगाही वसूली के लिए कुख्यात थी। तब यह काम माफिया मवाली करते थे। लगता है कि अब इसे सरकार चलाने वालों ने अपने हाथों में ले लिया है। सच जो भी हो, इस चिट्ठी ने जो सवाल खड़े किए हैं उनका जवाब देने में महाराष्ट्र की सत्ता में साझीदार शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को पसीने छूट रहे हैं, तो इसके लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट न्यूज़ स्पोर्ट्स पेज से है। भारत की विश्व कप में गनीमत ने रचा इतिहास। भारत ने यहां जारी ISSF विश्व कप निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल में दबदबा बनाकर रविवार को पुरुष व महिला वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि युवा भारतीय निशानेबाज गनीमत सेखों ने महिलाओं की स्किट में कांस्य पदक जीता है। चंडीगढ़ की गनीमत विश्व कप में महिलाओं की स्किट स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये आज का 22 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।